अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन देखते हैं किसके, इक्वेशन ऑफ मोशन के। तो देखिए, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स विथ जीरो एक्सेलरेशन, अगर कोई पार्टिकल जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब इट इज़ ए यूनिडायरेक्शनल मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। ये कैसे? देखिए, अगर किसी पार्टिकल का जीरो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज होगा तो आपका क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी दो चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो स्पीड पे, सेकंड ये डायरेक्शन पे। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो आइदर स्पीड में चेंज हो रहा है या डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तभी क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तभी क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मतलब स्पीड में चेंज हो रहा है या डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मतलब आइदर स्पीड में चेंज हो रहा है या डायरेक्शन। अगर इन दोनों में किसी एक में भी चेंज होगा तब आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ये बोल रहा है जीरो एक्सेलरेशन। जीरो एक्सेलरेशन मतलब न ही स्पीड में चेंज हो रहा है न ही डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है तो आपका जो भी पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अगर स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है तो स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो जीरो एक्सेलरेशन के केस में स्पीड में भी चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन में भी चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जब भी जीरो एक्सेलरेशन होगा तो इट विल बी ए यूनिडायरेक्शनल मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। देखिए, जब जीरो एक्सेलरेशन होगा तो डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, मतलब कोई भी पार्टिकल आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमेशा बराबर आएगा। इसलिए जब जीरो एक्सेलरेशन होता है तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस आपका होता है, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल मोशन होता है। तीसरा पॉइंट ये बोलता है जब जीरो एक्सेलरेशन होता है तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी होता है। कैसे? अब देखिए, जब जीरो एक्सेलरेशन होता है तो स्पीड आपकी कांस्टेंट होती है। स्पीड कांस्टेंट है तो फाइनल वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी और एस विल बी इक्वल टू यू टी। एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी के बराबर होगा, क्योंकि ए बराबर जीरो है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो है। कैसे? हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन क्या होती है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसने बोला है कि जीरो एक्सेलरेशन है मतलब ए की वैल्यू जीरो है, मतलब ये पूरा आपका जीरो है, मतलब एस विल बी इक्वल टू यू टी के बराबर। तो एस बराबर एस इक्वल टू यू टी के बराबर। जीरो एक्सेलरेशन है मतलब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है मतलब v इज इक्वल टू यू है। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। किस केस में? जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। When a particle moves with constant acceleration, जब एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा बढ़ती जाएगी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा क्या होती? बढ़ती जाएगी। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं। एक्सेलरेशन इज सेड टू बी कांस्टेंट व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कब कांस्टेंट बोलेंगे? जब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा बढ़ती जाएगी। सेकंड, देयर विल बी वन डायमेंशनल मोशन। जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है तो क्या होगा? देयर विल बी वन डायमेंशनल मोशन आपका होगा।
if initial velocity and acceleration of a particle are parallel or not parallel to each other. फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, इंपॉर्टेंट कंक्लूजन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखिए, इफ़ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हो रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. इफ़ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, then the distance covered by the body in t second is proportional to t square. देखिए किस तरीके से हम जानते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. बॉडी किससे स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से, मतलब u की वैल्यू 0 होगी तो यू टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. मतलब s विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, क्योंकि a क्या है? आपका यूनिफॉर्म है. a एक्सेलरेशन क्या है? आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, मतलब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है. मतलब डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर. इससे क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है? सो वी कैन से दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड, इट इज एंड ई एंड डी. यहाँ पे एस आ गया है. एंड 3 सेकेंड इज 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर. मतलब आपका डिस्टेंस क्या आएगा? 1 स्क्वायर इज टू 2 स्क्वायर इज टू 3 स्क्वायर इज 1:4:9. मतलब पहले सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगा वो 1 होगा, तो दूसरे सेकंड में 4 होगा, तो तीसरे सेकंड में कितना होगा? 9 आपका होगा. अगला देखें, इफ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 and moves with a uniform acceleration, then the distance covered by the body in tth second is proportional to 2t minus 1. कैसे? आपने tth डिस्टेंस निकालने की इक्वेशन देखी थी, s इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू 2t माइनस 1. चूँकि बॉडी स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? रेस्ट से, मतलब u की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी. मतलब s विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2t माइनस 1 आपका आ जाएगा. अब देखिए, फर्स्ट सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? सेकंड टू सेकंड में कितना करेगा? थर्ड सेकंड में कितना करेगा? देखिए, सो वी कैन से दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर इन 1 सेकंड, 2 सेकंड एंड 3 सेकंड विल बी इक्वल टू 1:2:1:3:5. कैसे आया? यहाँ पे t की वैल्यू 1 पुट करिएगा तो 2 × 1 माइनस 1, तो ये 1 आ जाएगा. फिर 2 पुट करिएगा, 2 × 2 = 4 माइनस 1, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा. फिर यहाँ पे 3 पुट करिएगा, 3 × 2 = 6 माइनस 1, 5 आ जाएगा. तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें ध्यान में रखना है. तो पहले में, इफ़ ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन t सेकेंड इज प्रपोर्शनल टू t स्क्वायर. Second, if a body start from rest and move with a uniform acceleration, then the distance covered by the body in tth second is proportional to 2t minus 1. बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है ये. फिर हम आगे बढ़ते हैं. आगे बोल रहा है, a body moving with the velocity u is stopped by application of brakes after covering a distance s. If the same body moves with the velocity nu and the same braking force is applied on it, they will come to rest after covering a distance of n square s. देखिए किस तरह आया, किस तरीके से आया n स्क्वायर s. हम जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. तो देखिए, बॉडी है, उसमें क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है. ब्रेक लगा रहे हैं, रुक रहा है. रिटार्डेशन होता तो क्या होगा? ए की जगह आप क्या लेंगे? माइनस ए लेंगे. तो आपकी इक्वेशन होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2as. अब देखिए, बॉडी है, रुक जा रही है, फाइनली आके रुक जा रही है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? उसकी 0 हो गई. तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2s. तो देखिए, इससे
आपको मिल गया डिस्टेंस s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, डिस्टेंस s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। तो देखिए, सो वी कैन से दैट इफ u बिकेम n टाइम्स, अगर u आपका n टाइम्स हो जाता है, देन s बिकम n स्क्वायर टाइम। ये s कितना हो जाएगा, वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, n स्क्वायर s लिखा है। इफ u बिकम n टाइम्स तो s कितना हो जाएगा, ये n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे n स्क्वायर s हम लोगों ने लिखा है। फिर आगे बढ़ते हैं। ए पार्टिकल मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फ्रॉम a to b along a straight line has the velocity v1 and v2 at a and b respectively. If c is in the midpoint between a and b, then the velocity of the particle at c is equal to, देखिए a पे वेलोसिटी v1 है, b पे वेलोसिटी v2 है। अब पार्टिकल आपका यहाँ से चलना चालू करा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चलना चालू कर रहा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी आएगी, तो उसका फॉर्मूला है vc इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना रहेगा। थैंक यू।